कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने 11 अक्टूबर को उस वक्त के वजीर आजम यानी चेयरमैन पीटीआई को टेलीफोन किया और ये मैसेज उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पहुंचाया, आजम खान साहब को, कि वजीर आजम तक ये पैगाम पहुंचा दें कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और आपके पास 7 दिन का वक्त है जिसमें आपको आर्मी चीफ का तकर्रुर करना होगा। उससे दिखाई ये देता है कि मार्च से ही हालात इतने खराब हो गए थे कि अक्टूबर में जाके बाजवा साहब ने ये कन्वे किया कि मैं अब इस्तीफा देने जा रहा हूं। यानी जो उस्मान बुज़दार, फरह जोगी और बिशरा बीबी की कहानियां थी तो जुबानें आम थी और जो गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही थी, परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और हर पॉलिसी जो है उसको यूटर्न हो रहा था। तो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के साथ जुड़े जो कंपोनेंट थे वो ब्रीच हो रहे थे। खास तौर पे ये हालात उस वक्त ज्यादा खराब हुए जब हफीज शेख की जगह मौसूफ शौकत तरीन साहब को लाया। जब शौकत तरीन को लाया गया तो शौकत तरीन ने आते जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी और अल्टीमेटली इस मुल्क को और ज्यादा इकोनॉमिक क्रंच के अंदर डाल दिया। सबसे पहले तो आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ साहब ने एक आर्टिकल लिखा, हो सकता है आपकी नजर से गुजरा हो। लोबे लुबाब ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने 11 अक्टूबर को उस वक्त के वजीर आजम यानी चेयरमैन पीटीआई को टेलीफोन किया और ये मैसेज उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पहुंचाया, आजम खान साहब को, कि वजीर आजम तक ये पैगाम पहुंचा दें कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और आपके पास 7 दिन का वक्त है जिसमें आपको आर्मी चीफ का तकर्रुर करना होगा। उससे दिखाई ये देता है कि मार्च से ही हालात इतने खराब हो गए थे कि अक्टूबर में जाके बाजवा साहब ने ये कन्वे किया कि मैं अब इस्तीफा देने जा रहा हूं। यानी लबालब भर गए थे, सर्द मोरी का शिकार थे ताल्लुकात। तो आप के पास कोई ऐसी खबर है उस वक्त आपको पता था कि ऐसी, क्योंकि इस्लामाबाद की फजाओं में तो ये सर्कुलेट कर रहा था कि जो सेम पेज है वो फट चुका है। ठीक है, सेम पेज तो बहुत पहले से फट चुका था। सेम पेज के अंदर तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो उस्मान बुज़दार, फरह जोगी और बिशरा बीबी की कहानियां थी तो जुबानें आम थी और जो गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही थी, परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और हर पॉलिसी जो है उसको यूटर्न हो रहा था। तो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के साथ जुड़े जो कंपोनेंट थे वो ब्रीच हो रहे थे। तो जब वो ब्रीच हो रहे थे तो जाहिर है वहाँ पे एक आपको उस अनरेस्ट के साथ जुड़ा अदारे का जो रिस्पांस था और जो प्रेशर था बाजवा साहब पे भी, वो यकीनन यही था कि आप इनकी जो अनड्यू सपोर्ट और फेवर है उसको विड्रॉ करके तो इनके जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स है या जो सर्विस डिलीवरी के साथ जुड़ा आपका एक रोल है एज अ इंस्टीट्यूशन हेड, उस धब्बे को, उस लेबल को अपने से इनको डिस्कनेक्ट करें। तो जाहिर उन्होंने एक वजहदार के साथ ही वो मैसेज भेजा कि भी मैं अब आपके साथ प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। और अल्टीमेटली वो डिस्प्लेयर कई दफा उन्होंने इस अंदाज से जाहिर खुद पीएम साहब ने हमें कन्वे किया कि बाजवा साहब पे बहुत प्रेशर है और वो उनके अदारे के अंदर से भी प्रेशर आ रहा है और हमें जो है वो जो इस वक्त की हमारी चल रही है इकोनॉमिक सिचुएशन और सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस के इशू वो इम्प्रूव करने होंगे। अदरवाइज जो चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान पीछे जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, खास तौर पे ये हालात उस वक्त ज्यादा खराब हुए जब हफीज शेख की जगह मौसूफ शौकत तरीन साहब को लाया। जब शौकत तरीन को लाया गया तो शौकत तरीन ने आते जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी और अल्टीमेटली इस मुल्क को और ज्यादा इकोनॉमिक क्रंच के अंदर डाल दिया। तो ये सारे वो मिले जुले वाकयात थे जिन्होंने अल्टीमेटली, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली लावा तो पक रहा था और ये असल में ब्रेकिंग पॉइंट था कि जिस ब्रेकिंग पॉइंट पे आके उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, उस वक्त के वजीर आजम के को ये कन्वे करना पड़ा कि भाई मैं वी कैन नॉट गेट अलॉन्ग, अब मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट था और उससे पहले ही हालात बहुत खराब होना शुरू हो गए थे। नेशनल सिक्योरिटी जब कंप्रोमाइज होती है और अवाम का जो इत्मीनान होता है अदारों के ऊपर
और ओवरऑल मुल्क की जो इंटरनेशनल फ्रंट और रीजनल और डोमेस्टिक पे जब वो लीडरशिप क्राइसिस सामने आता है कि कोई भी आपके हमसाया ममालिक हों या पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हों, सबके साथ जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने बिगाड़ ली थी और वो सोलो फ्लाइट पे चल रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जब आप सबको नाराज कर बैठे तो फिर कोई ना कोई सारे रास्ते जब बंद हो जाए तो फिर वो प्रेशर तो आते हैं अल्टीमेटली। यानी इससे तो इस्टेब्लिश होता है डॉक्टर साहब, ये कोई साइफर कहानी नहीं थी, ये कोई आलमी साजिश नहीं थी, कोई आलमी दबाव नहीं था, बल्कि वो जो पिलर या सपोर्ट चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को दी गई थी, जब वो सपोर्ट खींच ली गई तो वो हुकूमत धड़ाम से गिर गई। तो अब भी जो सिचुएशन है दिस पॉइंट इन टाइम, अगर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो वो जो प्रोजेक्ट नाकाम हो गया, अब उस प्रोजेक्ट को दोबारा टेस्ट करने का कोई सोच भी नहीं सकता। यानी इस्टेब्लिश हो सकता है इससे कि इज दैट मच कॉर्नर्ड नाउ या आइसोलेट है कि ना तो जो ब्रदरली कंट्रीज है वो उन पे एतबार करने को तैयार है, ना ही लोकल एस्टेब्लिशमेंट को ब्रीदिंग स्पेस दे सकती है। इज इट ट्रू? मैं इस पर तो यही कह सकती हूँ कि बाकी जवाब से मैं तो कुछ नहीं कह सकती और ना मैं इंस्टीट्यूशन की पर्सन हूँ और मैं जो पब्लिक परसेप्शन और ये जो उस वक्त की हमारी कैबिनेट और पार्टी के अंदर जो डिस्कशन और चीजें जो है सरफेस होकर सामने आती थी, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे जो इस्तेराब था अदारों के अंदर जो मिसट्रस्ट था और जो एक हमारी कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ एक डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो वो सब इसको फील कर रहे थे और देख रहे थे और उस पर डिस्कशन देखती थी कि भाई ये जो कुछ हो रहा है या जिस तरफ सिचुएशन जा रही है और जो लोग खान साहब को ये पावर करा रहे थे कि जनाब आप फिक्र न करें इनकी क्या औकात है, ये आपको कुछ देंगे, तो अल्टीमेटली हम आवाम आपके साथ है, आप इलेक्टेड। यही आजम खान इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट था और यही आजम खान जो है वो इस वक्त में कहते थे कि ये 6 ग्रेड के और 5 ग्रेड के जो ऑफिसर हैं इनका इनसे आपने क्यों सुनी है, आप सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, आप इस्लाम आलम के लीडर हैं और आप के अंदर अल्लाह ने मुबारक किया आपने दुनिया को लीड करना, तो आप पाकिस्तान आपके मुकाबले में पाकिस्तान का तो है ही कोई लीडर नहीं, इनके साथ तो आपका कंपटीशन ही नहीं है, आपका तो कंपटीशन इंटरनेशनल फ्रंट पे है। तो ये वो सारे हवा भरने वाले पंप थे जिन्होंने उनको अल्टीमेटली इतना इन्फ्लेट कर दिया कि वो गुब्बारा जो है वो फट गया और उससे डॉक्टर साहब मतलब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपने वाली इस स्टोरी के कंटेंट्स तो दुरुस्त साबित होते हैं मोरलेस के ऐसा हुआ होगा। अब जरा आगे चलते हैं, ये जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है इसमें खासी धुंध छाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही है और कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, उसके कंटेंट्स भी मुबहम रखे जा रहे हैं, केयर टेकर सेटअप क्या होगा, मुशावरत दर मुशावरत हो रही है लेकिन लाहासिल और बेनतीजा है। इतनी गैर यकीनी क्यों है? क्या आज से पहले भी आपने कभी इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी देखी? देखिए गैर यकीनी इसलिए ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे इस किस्म की फितनेबाजी नहीं देखी जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक जमात जो है वो अपनी सियासत की नजर करने पर तुली हो और वो हर हाल में इदारों को मुलायम करना बात स्वाब समझती हो और जो किसी सूरत भी पाकिस्तान की कौमी सलामती से खिलवाड़ करने से बाज ना आ रही हो, तो ये सिचुएशन भी आपने पहली दफा देखी है ना। ये इससे पहले सियासी जमातों के अंदर इस किस्म का जहर नहीं था और ना कोई पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ इस तरह नहीं, लेकिन तो क्या हालात किसी भी इकोनॉमिक इमरजेंसी का तकाजा करते हैं या एक्सपेक्ट किया जाए कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी भी प्लान में हो सकती है? देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि ये सारा डिपेंड करता है पोलिटिकल फोर्सेस, जब पोलिटिकल फोर्सेस में किस तरह फहम फरासत और अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए अगर
चीजों को हैंडल कर लिया तो फिर तो मैक्सिमम ना मिला तो कोई मैक्सिमम करेगा। लेकिन अगर आपस में इन किसी तरह झींगा मुश्ती चलती रही और अपने अपने पसंद के प्राइम मिनिस्टर ये जेब में डाल के फिरते रहे